बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआओं में याद कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक क्लास का चैप्टर गैसेस एक्सचेंज उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यह मैट्रिक क्लास का पहला चैप्टर है और इसमें हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन, गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, gases exchange in plants, gases exchange in man, air passageway and lungs, mechanism of breathing, respiratory disorders and their causes, asthma, bronchitis, pneumonia, lung cancer, effects of smoking। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इस तस्वीर को देखें। यहाँ पे लिखा है चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज और यहाँ पे दो तस्वीरें हैं और दोनों तस्वीरों में अलग अलग एक व्यू है। दिस इज़ द फोटोसिंथेसिस वाइल दिस इज़ द रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस टर्म जो है वो इंडिकेट करता है कि ये प्रोसेस दिन की रोशनी में होता है और ये प्रोसेस जब रेस्पिरेशन जो है वो हर वक्त होता है, चाहे वो दिन की रोशनी हो या ना हो। लेकिन प्लांट्स में दे एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनटेक द ऑक्सीजन इन द डार्क। मीन्स वो लाइट जब नहीं होती, रात का टाइम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को वो इनटेक करते हैं इन द डार्क, रात को। और इस दिन की रोशनी में क्या होता है, आपको पता है दिन की रोशनी में ज़मीन में अंदर प्लांट्स की जो है वो रूट्स होती हैं और वो वाटर को अपटेक करती हैं और वो वाटर जो है वो रूट्स से लीव्स की तरफ जा रहा होता है और लीव्स जो है वो सोर्स कहलाते हैं और रूट्स जो हैं वो सिंक कहलाते हैं। यानी जो रूट्स सिंक होते हैं क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती और वो ग़िज़ा बनाने में टेक पार्ट नहीं करते, इसलिए उसको हम सिंक बोलते हैं, सिंक पार्ट। और ये जो लीव्स होते हैं वो सोर्स पार्ट होता है क्योंकि दे हैव एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर देयर फूड, तो वो कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इसलिए फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बोथ आर द रॉ मटेरियल। और इनको हम इनऑर्गेनिक मटेरियल भी कहते हैं, रॉ मटेरियल भी कहते हैं और रिएक्टेंट भी कहते हैं। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट और कन्वर्ट होंगे ऑक्सीजन और ग्लूकोज में। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ मेंशनिंग इन द इंट्रोडक्शन। चलें रीड करते हैं। लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट नीड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शंस सच एज रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड कि जितने भी जानदार चीज़ें होती हैं, चाहे छोटी से छोटी हो, बड़े से बड़ी हो, उनमें गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होती है उनको, कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी में बनती है तो उनको हम बाहर निकालते हैं। लेकिन कभी कभी रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे प्लांट्स की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों अगेंस्ट काम करते हैं, तो दोनों की क्या है, दोनों का तबादला करना पड़ता है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हम लेते हैं और ग्लूकोज के साथ वो कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। फिर वो हमारी बॉडी से जब एक्सल आउट होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स गिव टेक करते हैं। हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं और वो हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज देते हैं। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा क्योंकि ये रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है और रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन से हमें एनर्जी मिलती है। कब मिलती है, जब ये ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। इन एडिशन टू रेस्पिरेशन, फोटो ऑटोट्रॉफ्स लाइक प्लांट्स डू कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, फोटो मीन्स लाइट, ऑटोट्रॉफ मीन्स दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर देयर फूड और दे आर सेड टू बी द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर्स चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एल्गाई हो, और कुछ बैक्टीरिया भी वो होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं या केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिनको कहा जाता है। तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया में आता है, मीन्स उनमें अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे चलकर पढ़ेंगे उनके क्लोरोफिल और प्लांट के क्लोरोफिल में क्या फ़र्क है। चलें कम टू द टॉपिक।
तो यहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स डू कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लांट्स वो गैसेस एक्सचेंज करेंगे। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सा मटेरियल चाहिए, H2O। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज जो है, चाहे वो प्लांट पानी के हों चाहे वो खुश्की के प्लांट हो, दोनों में प्रोसेस सेम तरीके से होगा। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज गैसेस विद द वाटर while terrestrial ones with the air। हमें पता है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वाटर, H2O। तो वहाँ पे 5% सेचुरेटेड ऑक्सीजन होती है वाटर में, इसलिए क्योंकि वाटर में सस्पेंडेड होती है ऑक्सीजन, और एयर में तो आपको पता है 21% होती है, तो दोनों में फ़र्क होता है। चलें, अगला टॉपिक है हमारे पास गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो कैसे होता है प्लांट्स में, चलें इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एज स्टेटेड अबोव, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि प्लांट्स एक्सचेंज करते हैं गैसेस, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन की रोशनी में होती है और रेस्पिरेशन जो है वो रात को होती है, जो ऊपर जो तस्वीर में देखा गया था। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन होगी कि रेस्पिरेशन एवरी टाइम होती है, लाजमी नहीं है कि वो रात को ही हो, हर टाइम होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन से ग़िज़ा मिलती है। ग़िज़ा मीन्स ATP बनता है, ग्लाइकोलिसिस होती है, तो ये हर वक्त होती है। और ग़िज़ा की ज़रूरत, एनर्जी की ज़रूरत तो प्लांट को, एनिमल को हर जगह पे होती है, हर वक्त होती है। और फोटोसिंथेसिस के लिए ये भी मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के जहन में, क्या सूरज होगा तो फोटोसिंथेसिस होता है, सूरज नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अगर हम आर्टिफिशियली कोई लैंप वगैरह, हम कोई ऐसा रिसोर्स अप्लाई करें इनका लाइट का, तो प्लांट्स जो हैं उनमें से भी अपनी ग़िज़ा बना सकते हैं, तो उनको भी हम फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। लाजमी नहीं है कि सूरज की रोशनी ही प्लांट को चाहिए और बाकी किसी भी लाइट को वो यूज़ नहीं करते, इट्स रॉन्ग। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन वाइल ऑक्सीजन इज टेकन आउट और गिवन आउट, whereas in respiration oxygen is taken in and carbon dioxide is given out। तो ये दोनों रिवर्स प्रोसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स में अंदर दाखिल होती है स्टोमेटास के ज़रिए, और सीधी वो चली जाती है मीज़ोफिल सेल्स में, और मीज़ोफिल सेल्स में वहाँ पे बहुत सारी कसीर मिकदार में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, और वहाँ पे जाकर ये लाइट को ट्रैप करते हैं, और लाइट ट्रैप होती है उसमें अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कंबाइन होकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है, तो दोनों अलग अलग प्रोसेस हो गए, यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म कर दें तो प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऑक्सीजन को ख़त्म कर दें, या ट्रीज़ को हम ख़त्म कर दें, प्लांट्स को ख़त्म कर दें, या एल्गाई जितने भी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, सबको ख़त्म कर दें, तो इंसान, जानवर जो भी हैं वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन देते हैं और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो वी आर डिपेंडिंग विथ ईच अदर। ड्यूरिंग डे टाइम ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर complex food molecules, organic molecules, by utilizing simple molecules such as carbon dioxide gas and water। as we discussed earlier that के डे टाइम में जब लाइट होती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फूड बनता है, मतलब ये ग्लूकोज बनता है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन डायरेक्टली जो लिंक होता है वो हाइड्रोजन के साथ होता है, तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि कार्बन इज़ कोवलेंटली बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन, और उनकी जो है एक ख़ास 2:1 जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में एक रेशो होती है। आगे चलकर इंशाल्लाह उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ टेकन इन वाइल ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड बाय प्रोडक्ट इज़ गिवन आउट। हमें पता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस, वो प्लांट्स में अंदर दाखिल होती है और उसकी जगह पे ऑक्सीजन जो है वो बाहर एज ए बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकल जाती है, और जो ग्लूकोज बनता है इट विल रिटेन इन द फॉर्म ऑफ द लीव्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वाट एवर, तो उनमें अंदर रहता है। रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। हमें पता है रेस्पिरेशन जो है जितने भी सेल्स होते हैं वो सब में होती है, क्योंकि हमें, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि रेस्पिरेशन अगर नहीं होती तो फूड जो है वो एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पाएगा,
इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ेगी और वो सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाएगी। और ये सारा प्रोसेस जो है ग्लाइकोलिसिस कहलाता है हमारी बॉडी में, और कुछ साइटोप्लाज्म में होता है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर होता है, उसके स्ट्रोमा और उनकी क्रिस्टी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें, तो उस आगे चलकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। और हमें पता है कि हमारे ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, 36 एटीपीज बनते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑक्सीडाइज टू रिलीज द एनर्जी। ये एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, हमारी बॉडी में भी एटीपी की फॉर्म में होती है, और जितने भी जानदार होते हैं उन सब की बॉडी में एटीपी की फॉर्म में होती है। और मैंने अभी आपको बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर by the cascade reaction of the enzyme it will converted in the form of the 36 ATPs। तो 36 ATPs वहाँ पे नेट गेन में बनती हैं। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, अब देखें यहाँ पे दो हमारे पास रेस्पिरेशंस होती हैं, एक एरोबिक है दूसरा एनारोबिक है। तो एरोबिक की हम बात कर रहे हैं। इन एरोबिक रेस्पिरेशन इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो रेस्पिरेशन तो होती है लेकिन इतनी ऑक्सीजन नहीं होती ये, तो इसलिए वो पार्शली ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोज। इसलिए जो पार्शली ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज उसमें एनर्जी कम रिलीज होती है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में जो कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए तो वहाँ एनर्जी एक्सेस अमाउंट में होती है, वो 36 एटीपीज बनाती है। वाइल जब एनारोबिक की बात करेंगे तो वो 20 टाइम्स जो है वो कम एनर्जी उससे वो रिलीज होगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता एनारोबिक में। फिर वो लैक्टिक एसिड में, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड में, और अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसमें एथेनॉल की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। The process of exchange of gases in plant take place mainly through minute opening called stomata present in leaves। हमें पता है कि लीव्स के दो हिस्से होते हैं, एक अपर होता है एक लोअर होता है। जो अपर एपिडर्मिस होता है उस पर डायरेक्टली लाइट पड़ती है, लेकिन ये माइन्यूट पोर्स जो होते हैं स्टोमेटा कहलाते हैं, वो अपर रीजन पे नहीं होते बल्कि वो लोअर एपिडर्मिस में होते हैं। इसलिए अगर वो डायरेक्टली उन पर रोशनी पड़ती है तो वो दे विल रिटेन ओपन एवरी टाइम, तो एवापोरेशन विल बी एक्सिस, तो ट्रांसपैरेशन का रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उनमें जो है प्लांट्स जो होंगे, लीव्स जो होंगे, उसमें विल्टिंग प्रोसेस हो जाएगा और वो टर्गर प्रेशर उनका लूज़ हो जाएगा, वो ख़त्म हो सकते हैं। और इनके जो एंजाइम्स होंगे वो भी डीनेचर्ड हो सकते हैं, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के वो सेंसिटिव होते हैं। द रूट्स एंड स्टेम डू एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे रूट्स एंड स्टेम जो है वो दोनों गैसेस एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेशन में। जैसे रेस्पिरेशन अभी मैंने आपको बात बताई कि रूट इज़ द सिंक पार्ट, तो ये सोर्स और सिंक दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सोर्स वो हिस्से होते हैं जो प्लांट का खाना बनाते हैं, तो यहाँ पे ये खाना बनाते तो नहीं है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे ये उनको वो सारी चीज़ें जैसे कि वाटर है, मिनरल है, दोनों उठाकर ज़मीन से, सॉइल से, और वो डिलीवर करते हैं, इसलिए उसको सिंक कहते हैं। लेकिन देर आर टू डिफरेंट आर डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर जो होगा वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा और देयर विल बी नो एनी कंजप्शन ऑफ द एनर्जी, क्योंकि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन मिनरल जो ज़मीन से उठाए जाते हैं लाइक सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम बोथ आर द मोस्ट कंपल्सरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूक्लियोरोप्लास्ट। तो अगर वो दोनों की कमी किसी ज़मीन में हो जाती है तो ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होती, ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाती है, इसलिए क्योंकि न्यू क्लोरोफिल उनका नहीं बनता। न्यू क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो उनकी डाइट, उनका जो ग़िज़ा है वो नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पे रूट हेयर्स और रूट दोनों क्या करते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि इनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इनको मिनरल उठाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगी। जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा तो वहाँ पे एनर्जी ऑक्सीडाइज हो जाएगी और ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एनर्जी एटीपी जो है उसमें कन्वर्जन के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाएगी, जिसको बाहर निकालना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे रूट्स और स्टेम में भी एक्सचेंजिंग होती है, कब होगी,
जब इनके अंदर रेस्पिरेशन होगा। तो चलते हैं दोनों में फ़र्क क्या है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में दोनों में क्या फ़र्क होता है। ओके तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। एनाबॉलिक स्टूडेंट्स उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस में सिंपली वी कैन से दैट के कतरा कतरा दरिया बनता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल मिलकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे और यहाँ एनर्जी जो होगी वो सेव होगी। ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज के साथ मिलेगा, वो मिलता मिलता ग्लाइकोजन बना देगा या कार्बोहाइड्रेट बना देगा। सिंपली कार्बोहाइड्रेट इट्स अ मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज। और यहाँ पे अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ग्लाइकोजन जो है कन्वर्ट होकर ग्लूकोज के प्रोसेस में चला जाएगा। मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स एंजाइमेटिक रिएक्शन से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते जाएंगे और एनर्जी रिलीज करते जाएंगे। तो मीन्स ये जुड़ने वाला प्रोसेस है और ये टूटने वाला प्रोसेस है। इसको हम कहेंगे एनाबॉलिक, इसको हम कहेंगे कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहाँ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होकर एनर्जी को रिलीज करते हैं। मीन्स ये सेव करेगा एनर्जी को और ये एनर्जी को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे लिखा है फोटोसिंथेसिस में दूसरे पॉइंट में साइंथिसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर, ये दोनों मिलकर आपस में, जब ये दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक मैंने अभी आपको बताया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या फ़र्क होता है। कार्बन कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन के साथ होता है तो वो ग्लूकोज बना देता है, तो ग्लूकोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन के साथ लिंक है, या H2O ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लिंक है, तो इसको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। यहाँ पे सिंथेसिस होती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यहाँ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाएंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों बन जाएंगे। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है रिक्वायर्ड्स लाइट एनर्जी। तो हमें पता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए लाइट एनर्जी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया लाजमी नहीं है कि सूरज की एनर्जी चाहिए, लेकिन एनर्जी चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए। चाहे हम लैंप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फायर को इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ को भी, कोई भी चीज़, बस लाइट एनर्जी होनी चाहिए। तो यहाँ पे डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। तो मैंने अभी आपको बताया कि रेस्पिरेशन में एनर्जी की लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती और यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में। ये तो एवरी टाइम होती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। रेस्पिरेशन हम अपनी एग्जांपल अगर लेते हैं तो हमारी बॉडी में भी ऐसे होता है, दिन को भी हम रेस्पायर करते हैं, रात को भी रेस्पायर करते हैं। तो रेस्पिरेशन के लिए किसी एनर्जी की और किसी लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में लिखा अकर इन प्लांट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ प्लांट के अलावा एल्गाई भी है, बैक्टीरिया भी कुछ होते हैं और सिम्बायोसिस भी कुछ होते हैं जिनको जो एल्गाई के साथ होते हैं। और इन सब को जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी की लाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ रेस्पिरेशन अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो रेस्पिरेशन जो है जितने भी जानदार होते हैं उनको मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जो फूड को ऑक्सीडाइज करता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, रिएक्ट होगा, ऑक्सीडाइज होगा और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपीज की फॉर्म में। और एक एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन होगी वो 36 एटीपीज बनाएगी। तो वही एनर्जी इस्तेमाल होती है ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे मसल्स की मूवमेंट के लिए, हमारे कद बढ़ने के लिए, यानी ये सारी चीज़ें एनर्जी यहाँ से हमें मिलती है। तो पॉइंट नंबर 5 पे हम आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एज रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है, यूजेस ऑक्सीजन। तो हम अपने फूड को, अपनी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। कंटिन्यूसली ऑक्सीजन हमारे अंदर हम ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, वो ब्रीथ इन जो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 में लिखा है रिलीज ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट करते हैं। लेकिन हम रिलीज रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, 6 पॉइंट में लिखा हुआ है रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए बाई प्रोडक्ट। तो हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो फोटोसिंथेसिस के 7 पॉइंट में लिखा हुआ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम। ये दिन की रोशनी में
होता है या दिन के टाइम में होता है, क्योंकि हमें पता है दिन के टाइम में रोशनी ज़्यादा होती है, और ये तो टेक प्लेस ऑल टाइम फॉर रेस्पिरेशन जो होता है वो हर टाइम पे होता है, इसके लिए कोई दिन रात की कोई कैद नहीं होती। तो पॉइंट नंबर 8 है क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड फोटोसेंस के लिए, क्लोरोफिल जो है वो रिक्वायर्ड होता है, रेस्पिरेशन के लिए कोई क्लोरोफिल रिक्वायर नहीं होता। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और देखते रहिए बायोलॉजी विद बरकत चांडियो, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। और फिर मिलते हैं इसी टॉपिक की अगली एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।